हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द सीरीज। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 61, इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन से कंट्रीज है जो कि यूक्रेन से यूक्रेन के बॉर्डर में है। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है एंड मेनी ऑफ द टाइम्स बहुत जो भी न्यूज़ में जितने भी कंट्रीज अगर आ रहे हैं तो उनके बॉर्डर्स वो पूछते हैं। अफगानिस्तान का पूछा गया था एंड दिस इज यूक्रेन ऑल्सो। सो बी लिटिल बिट ऑफ अवेयर कि जो जो कंट्रीज अगर आपको लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसके अराउंड के वाटर बॉडीज एंड द कंट्रीज जो कि लैंड बॉर्डर में है और द नियर बाई कंट्रीज जो भी जैसे अगर एशिया पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, चाइना, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन में कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो एक एक जनरल व्यू आप देख लीजिए क्योंकि इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक मेनी ऑफ द टाइम्स। इसे पूछा गया है तो हेयर ऑल्सो यहाँ पे आपके रूल्स कैसे काम करते हैं। सी इट इज सिक्स जो है ये छह स्टेटमेंट लेट से कि छह ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो देर आर चांसेस कि इसमें जो इवन नंबर होंगे जैसे कि लेट सपोज या तो दो सही होंगे या तो चार सही होंगे या तो छह सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इफ यू हैव अ रफ आइडिया तो यहाँ पे गेस करना इजी था क्योंकि यूक्रेन ऐसे भी न्यूज में था। इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट बट इफ यू आर गोइंग विथ इट, यहाँ पे छह नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑल सिक्स नहीं दिया हुआ है। तो देर इज चांसेस कि इधर ओनली फोर होगा या ओनली टू होगा। So moving ahead, with reference to Earth's atmosphere, which of the following statements is correct? This is a basic geography question. यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में अर्थ एटमॉस्फेयर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नाउ इट सेज कि द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। नाउ 10 टाइम्स एक टर्म दे दिया है जो हमें नहीं पता है। इट माइट बी करेक्ट, इट माइट बी रॉन्ग, वी डोंट नो। Now, infrared rays contribute roughly two-third of the insulation. Now, two-third भी यहाँ पे दे दिया है। Another fact data, यहाँ पे data fact, यहाँ पे data fact, नहीं आइडिया, हमें नहीं पता। चांसेस हो सकता है हमें नहीं पता हो पर ये इसका चांसेस हम गलत ही लेकर के चल रहे हैं। फिर आगे आगे बढ़ते हैं। द इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्सॉर्ब बाय द वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इसमें दो स्टेटमेंट्स है। पहला बोला गया इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्सॉर्ब बाय वाटर वेपर, पहला। एंड वो बोला गया कि वाटर वेपर इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो सेकंड वाला सही है एंड पहला वाला भी सही है। ये बता ही रहा है क्योंकि वाटर वेपर जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में सही वो होता है एंड इंफ्रारेड रेड जो होता है जो वेव्स होते हैं वो अब्सॉर्ब किए जाते हैं वाटर वेपर के द्वारा। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ठीक है, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। फिर आगे, इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। नाउ इट इज नॉट विजिबल स्पेक्ट्रम, हमें नहीं दिखाई देता इंफ्रारेड। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड अगर ये दोनों को हम लोग गलत कर लेते हैं तो दिस इज अ माइल्डर स्टेटमेंट। यहाँ पे कोई डेटा फैक्ट नहीं दिया गया है, यहाँ बस बताया जा रहा है लार्जली अब्सॉर्ब। एंड वी नो दैट वाटर वेपर इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर क्योंकि अपर हाइट्स में हमें वाटर वेपर नहीं मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान देना होता है। 63 क्वेश्चन नंबर है। इट से यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब इनका ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ते चला जा रहा है एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कौन सा स्टेटमेंट है। और ऑप्शंस भी ये दे रहे हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वन जो ये वाला स्टेटमेंट है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और दोनों ही इनकरेक्ट वाले का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे इधर वन इज करेक्ट और इसमें यहाँ दोनों पे है कि दोनों ईदर ऑफ द वन इज करेक्ट। दोनों इनकरेक्ट का ऑप्शन नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ यू आर डूइंग। दोनों इनकरेक्ट का ऑप्शन नहीं होने से थोड़ा मुझे इजी हो जाता है इस तरह के स्टेटमेंट्स बनाने में क्योंकि वी नो कि ईदर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन भले नहीं हो पर करेक्ट तो होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा था सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, देर इज अ स्टेटमेंट इट इज सेइंग कि सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आगे क्या बोलता है, दैट हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ, इवन इफ यू डोंट नो दिस, आपको चलिए डाउट हो रहा है यहाँ पे, लेट्स सी व्हाट आगे वो क्या बोलते हैं। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि हाई टेम्परेचर होता है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, हाई मॉइस्चर भी होता है, दिस इज करेक्ट। कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। अब अगर ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि माइल्ड भी है और आपको पता भी है और इसमें कुछ एडवर्स कोई डेटा फैक्ट नहीं दिया गया, बस एक माइल्ड स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है कि इट इज हैपनिंग एंड वी नो दैट इट इज हैपनिंग। सो यहाँ बोला अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में डिकम्पोज कर जा रहा है क्विकली तो लेट अस अज्यूम कि सॉइल में तो फिर न्यूट्रिएंट नहीं होगा ना।
सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं होगा, जितने वेजिटेशन है, जो भी कुछ है, पेड़ पौधे, वहां पे न्यूट्रिएंट्स होंगे, सब डिकम्पोज कर जा रहा है, तो सॉइल लीच्ड आउट होगा थोड़े न्यूट्रिएंट से। तो दिस इज स्टेटमेंट करेक्ट, जो है ये वाला करेक्ट है, एंड दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बता रहा है कि ये चीज है, तो अगर ये दोनों दोनों सही नहीं हो सकते, यानी कि ये स्टेटमेंट भी खत्म हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो वी हैव ईदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स। तो आपको पता चल चुका है कि अगर स्टेटमेंट का अगर ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। सो वी आर गोइंग कि ये वाला भी आपका गलत है, क्योंकि रिच नहीं है, तो वी नो कि ये तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो अगर ये करेक्ट होगा तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन विंटर। दूसरा बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट टू, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर दैन ऑफ लैंड सरफेस। तो यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ऑफ इज मोर दैन दैट ऑफ लैंड सरफेस। वी नो दैट दिस इज अ फैक्ट, एंड ये सही फैक्ट इन सेंस की ये यूपीएससी फैक्ट हमें नहीं बता रही, ये फैक्ट हमें पहले से पता है। सो दिस इज अ फैक्ट विच इज करेक्ट, विच इज यूनिवर्सली करेक्ट। हमें पता है पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है, पानी जल्दी गर्म नहीं होती है और जल्दी वो ठंडा भी नहीं होता है। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बट ऑन द अदर हैंड लैंड जो होता है वो तुरंत गर्म भी हो जाता है, तुरंत ठंडा भी हो जाता है, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो ज्यादा है, तो वी नो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। अब यहाँ बोला जा रहा है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। तो नाउ समर में इट हैपेंस कि लैंड इज ऑल्सो हॉट, एंड जो ओशन है वो भी गर्म है। विंटर में क्या हो रहा है कि विंटर में जो पानी है वो कंपेरेटिवली कम ठंडा है, मतलब इट इज लाइक लूक वार्म लिटिल बिट वी कैन से। एंड जो कॉन्टिनेंट्स है वो बहुत बहुत ठंडे हो चुके हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो होगा यहाँ पे विंटर में ज्यादा होगा रादर देन समर। लाइक लेट सपोज अगर वाटर में समर में 23 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आपका होगा, लेट सपोज अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को ले लें, तो इट वुड बी अराउंड, अगर लाइक 30, 35, 40 we take around. But if we go in winter, so the temperature contrast between the continents and oceans is greater. It is not greater during the summer. क्योंकि winter में आपका नेगेटिव भी चला जाता है और वाटर उतना ज्यादा ठंडा होता नहीं है, तो दिस इज टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट उतना, दिस इज रॉन्ग देन, एंड दिस इज ज्योग्राफी में भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दिस इज स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। सो व्हेन यू नो समथिंग, आपको ये फैक्ट पहले से पता है, तो हैव फेथ एंड गो विथ इट, कि दोनों में से एटलीस्ट एक तो आपको पता होगा कि डेफिनेटली ये तो बिल्कुल ही सही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बट इफ यू नो दिस बिकॉज आपने ज्योग्राफी पढ़ा है अच्छे से, एंड यू नो कि ये तो डेफिनेटली सही है, तो इसके बेसिस पे रीजनिंग लगाने की कोशिश करिए, एंड थिंक कि व्हाट वुड बी द कंडीशन, कि अगर क्या होगा इसको, अगर इफ यू अप्लाई यहाँ पे भी जैसे इस क्वेश्चन में था कि वी नो दिस इज करेक्ट, हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग से हमने जो पढ़ रखा है उसके हिसाब से स्टेटमेंट टू इज डेफिनेटली करेक्ट। सो उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन कीजिए अपने नॉलेज का इस स्टेटमेंट में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट इज यू आर नोइंग इट इज करेक्ट, एंड पहला वाला एप्लीकेशन बेस्ड है। So 65 question number, in the seismograph P waves are recorded earlier than S waves. So यहाँ पे ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहा है, तो हाउ आई मैंने तो ऐसे याद किया था, एस वेव्स जो है वो ऐसे इस शेप में होते हैं, वेट आई एम सॉरी। तो जो एस वेव्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, सी इट इज एस शेप का है, तो यानी कि जो एस वेव्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, और जो पी वेव्स होते हैं वो, क्योंकि पी इस तरीके से खड़ा होता है, तो फिर दिस इज पी, जो कंप्रेशंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, जो मूवमेंट ऑफ द वेव्स। तो यहाँ बोले इन सेस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। सो या दिस जो पी वेव्स होते हैं प्राइमरी वेव्स होते हैं, और एस वेव्स होते हैं वो लेट रिकॉर्ड होते हैं, दिस इज करेक्ट। इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो। तो पी वेव्स में हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल जो होते हैं वो टू एंड फ्रो डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तो आपका वेव भी इधर जा रहा है, एंड दे आर ऑल्सो वाइब्रेटिंग इन दिस वे ओनली। सो P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of the wave propagation, whereas in the S wave, the particles vibrate up and down. See, vibrate यहाँ पे up and down होते हैं, यहाँ पे जो up and down होता है vibration, आपका wave ऐसे बढ़ता है,
एंड आपका जो वाइब्रेशन होता है वो पार्टिकल का ऊपर नीचे होता है. तो दिस इज कि डाउन एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इतने बड़े स्टेटमेंट को देखिए डरिएगा मत, बिकॉज बहुत सिंपल चीज पूछा जा रहा है. एंड सम ऑफ द टाइम्स हम स्टेटमेंट का लेंथ और जो वर्ड्स का यूसेज है उसे देखकर हम डर जाते हैं, पर सी इट वॉज वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन कि वॉट यू नो, एटलीस्ट आप उसको मिस करके नहीं जाइए. तो दिस वाज बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन. आई थिंक क्लास 11 12 की ज्योग्राफी में इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुली कवर्ड, पी वेव्स एंड एस वेव्स. सो दिस इज बोथ करेक्ट. Now, question number 66. With reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statements. Now, first one is none of them uses seawater. Now, none is an extreme word. We don't know कोई एक होता होगा thermal power plant जो coal based होगा, वो use कर रहा होगा sea water. We don't know. And ऐसा भी नहीं है कि sea water use. It is just use. कहाँ use करना है, कैसे use करना है, we don't know. तो it may happen कि हो रहा होगा, we don't know. तो none तो काफी extreme है, तो this is wrong. None of them is set up in water stress district, so it is also not possible. होगा कोई कोई तो एक होगा ही जो water stress में गया होगा. Now none of them is privately owned. This is also extreme statement. तो तीनों extreme statements है. You can confidently go with none. बहुत सारे questions अब none में जा रहे हैं. So this was question number 67. 67 ये जो term वाला question है, वो जो हमारे ancient में term वाला question था वहाँ पे अलग था. यहाँ पे ये जो terms वाले question है, यहाँ पे इनका अलग criteria होता है. यहाँ पे जनरल चांसेस है तो ए या तो डी सही होता है, बहुत चांसेस में होता है. पर देयर ऑल्सो यू हैव टू चूज बिटवीन ए एंड डी, तो वहाँ पे थोड़ा सा इट इट गेट्स क्लमजी इफ यू डोंट नो. आपको अगर नहीं पता है तो इट इज बेटर टू लीव. बट इफ यू नो, आपको थोड़ा भी आइडिया अगर है तो यू कैन गो विथ इट. So, Woolbasher method is sometimes talked about with reference to which one of the following. Now, controlling the viral disease spread of by mosquitoes, converting crop residues into packing material, producing biodegradable plastic, producing biochar from thermochemical conversion of biomass. सो जनरली बहुत बार जैसे R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस वाला भी क्वेश्चन था, तो वहाँ पे भी लाइक यू हैव टू गो विद द ऑप्शंस. तो आप यू कैन कंसिडर एक ए या तो डी सही होने का चांस बहुत ज्यादा होता है. बट इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, जस्ट लीव इट. मुझे पता था ये कि मैंने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, देन मुझे पता था इसके बारे में थोड़ा. पर अदरवाइज इफ यू डोंट नो, यू हैव टू लीव दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे आप डिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि वुलबाशर मेथड जो है, यू कैन नॉट डिड्यूस कि ये किस चीज के बारे में होगा. कुछ भी अगर लिखा होता कि अगर लाइक समथिंग समथिंग एनीथिंग, यहाँ पे कुछ लिखा होता रिसेंटली इन न्यूज, या फिर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट टॉपिक है, हॉट बर्निंग इशू, एनीथिंग अगर होता तो वी कुड हैव कॉट समथिंग. पर यहाँ पे काफी ब्लाइंड गेस लगाना पड़ सकता है इस तरीके के क्वेश्चंस में. ओके, मूविंग फर्दर, यहाँ पे क्वेश्चन में 68 इट सेज consider the following activities: spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively. यहाँ पूछा जा रहा है how many of the activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration. अच्छा, हमें को कार्बन कैप्चर करना है और सिक्वेस्टर करना है, ठीक है. नाउ स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली, ठीक है. इट में इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम, ठीक है. ये भी होगा क्योंकि हम एसिडिक तो नहीं बना रहे, हम अल्कलाइन बना रहे हैं, तो जितना जितना ज्यादा अल्कलाइन होगा ओशन, उतना अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है. इट इज गुड. Now capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it in the abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters, ठीक है. We are capturing the carbon, हम लोग कैप्चर कर रहे हैं और हम लोग सिक्वेस्टर भी कर रहे हैं, तो या इट इज बोथ कैन बी डन. सो ऑल थ्री इज फाइन. नाउ यहाँ पे 69 सी दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में दिस इज लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडेबल. हम लोग इसमें कैसे डिड्यूस कर सकते हैं. सी सो एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो यहाँ पे वी कैन फाइंड समथिंग आउट. वी कैन लाइक ब्रेक द वर्ड्स. हम लोग देख सकते हैं कैसे हम इसे यूज करेंगे. एरियल मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है कि समथिंग रिलेटेड टू एयर. And metagenomics is genome. Meta is like एक रेंज में वी आर डूइंग समथिंग, एंड जीनोमिक्स वी आर स्टडिंग अबाउट जीनोम. हम कुछ जीनोम के बारे में देखेंगे. तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इन चारों में से जो हवा और जीनोम के बारे में कुछ होगा तो वील गो फॉर इट. हमारा पहला बायसनेस यहाँ पे है, ठीक है. तो पहला कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, ठीक है. सब कुछ हटा दीजिए, आप डीएनए सैंपल्स देखिए और एयर देखिए, ठीक है. तो हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है. आगे देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप, यहाँ पे जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज. यहाँ पे हवा के स्पीशीज के बारे में बात किए जा रहे हैं. यहाँ पे दिस इज ओके. लेट 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 इट बी. और भी क्या है. यूजिंग एयरबोर्न डिवाइसेस
टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एयरबोर्न डिवाइसेस, डिवाइसेस आपका कैसे पता होता है एयरबोर्न से क्या करना है, ब्लड सैंपल्स। यहाँ पे जबरदस्ती आप मत लगाइए कि आपके एरियल भी है, मेटाजीनोमिक्स भी है, वी नॉट स्टडिंग जीनोम, blood samples from the animals. It is something weird. It cannot be. Now sending drones to inaccessible areas to collect plant and animal samples from land surface, जबरदस्ती यहाँ पे एयर को डाला गया है, एरियल ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट एरियल। तो दीज टू कैन हैपन, ये दोनों हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट और कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। तो अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप, अगर अब आपका एवियन स्पीशीज है तो आप उनको आप लैब में भी लेके स्टडी कर सकते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक एवियन स्पीशीज के लिए हम एरियल ही मेटाजेनोमिक्स बोलेंगे। एरियल मेटाजेनोमिक हैज टू बी कि एरियल इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एयर से आप जैसे कि अगर अगर देखिए आपको रिलेट भी करना है तो आप करंट में जाइए एंड थिंक अबाउट समथिंग कि यहाँ पे जो कोरोना वगैरह हो रहा था, इट वाज ऑल ऑफ एयर बोर्न हो चुका था वो। तो जो एरियल हम लोग वी आर स्टडिंग अबाउट कि कैसे जो वायरसेस है या फिर जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हाउ आर दे अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ। तो कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट, तो दिस वाज अबाउट कि ये इसका चांसेस ज्यादा है, थोड़ा सा स्पेसिफिक भी है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डीएनए सैंपल्स, तो डीएनए सैंपल डायरेक्टली जीनोमिक सैंपल से बात किया जा रहा है, फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट, ठीक है। दिस वुड बी करेक्ट। दोनों में से देखिए आपको सोचना कैसे वो इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली इफ यू गोइंग यहाँ पे भी देखिए ए इज द करेक्ट आंसर, ए और डी यही दोनों में से कुछ होता है। मेजोरिटी ऑफ द चांसेस होता है इधर ए और डी। सो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, अगर इफ यू हैव टू लाइक आपको चूज करना है तो आप डी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यू हैव टू गो विथ ए। सो दिस इज हाउ थोड़ा रूल्स भी काम करता है। ना माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, इन तरह के क्वेश्चंस में भी यही करना है। आप पहले इस वर्ड को तोड़िए, आप जितना तोड़ सकते हैं उसको सोचिए। माइक्रो इज बहुत छोटा, बहुत बहुत मतलब वी हैव टू लाइक माइक्रो लेवल पे हम जा रहे हैं। एंड सैटेलाइट, सैटेलाइट समथिंग जो कि आपको एक कनेक्शन की तरह काम करता है, वो लाइक सैटेलाइट्स जो होते हैं, सैटेलाइट्स नॉट द डीएनए। तो सैटेलाइट कुछ करता नहीं है बेसिकली काम, वो बस आपको एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि आप कहीं से सिग्नल, आप कुछ जो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं अर्थ में, वहां से वो सैटेलाइट्स जो होते हैं सिग्नल्स लेते हैं and वापस वो भेजते हैं अर्थ में। सैटेलाइट्स आर नॉट एक्चुअली डूइंग सम वर्क, इट इज जस्ट बीइंग देयर कि एक कम्युनिकेशन के मिडिल में है वो। या फिर आप वो सैटेलाइट्स अगर किसी हेवनली ऑब्जेक्ट को स्टडी भी कर रहे हैं तो इट इज देयर कि इट इज जस्ट स्टडिंग इट। वी आर द वंस जो कि आप जैसे जो भी सैटेलाइट है वो सिग्नल्स धरती पे वापस भेजते हैं, देन वी आर स्टडिंग इट। तो सिमिलरली सैटेलाइट ऐसा होता है, ठीक है। वी हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो, वी हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सैटेलाइट एंड डीएनए। तो हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा चीज जो होगा जो कि कोई काम एक्चुअली नहीं कर रहा होगा, बस वो एक एक कम्युनिकेशन का चैनल बना हुआ होगा एंड इट हैज टू बी डीएनए आल्सो समथिंग रिलेटेड। देखते हैं पहला, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फॉना। ओके, स्टिम्युलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज। ना देखिए सैटेलाइट स्टिम्युलेटिंग नहीं करेगा, स्टिम्युलेट नहीं करेगा स्टेम सेल को। तो यहाँ पे हमारा डाउट यहाँ पे आता है, यहाँ पे स्टडी बोला है, स्टडीइंग, ठीक है। यहाँ पे इट कैन स्टडी, क्योंकि सैटेलाइट स्टडी करते हैं। सैटेलाइट्स अगर जो स्पेस में है वो स्टडी करते हैं, जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी स्टार्स है, मून्स है, वो सबको स्टडी करते हैं। तो दिस कैन बी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और वेरियस। तो यहाँ पे डीएनए को भी स्टडी किया जाए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, हो सकता है ये तो नहीं होगा। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स नहीं हो पाएगा। देन प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। ओके, प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपोगेशन कैसे करेंगे, ये तो सैटेलाइट है। So this is also doubtful. Assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population. तो कंडक्टिंग, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस बता दिया जा रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रेयर चांस कि ये तो नहीं होगा बिल्कुल। तो अगेन यू हैव टू, ये दोनों गलत है अगर आपके पास ये दोनों, देन यू हैव टू अगेन आपको ए एंड डी में से अगर चूज करना है तो इफ यू आर फाइंडिंग इट डी इज इनकरेक्ट, गो विथ ए, क्योंकि यहाँ बोला है स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फॉना। तो यहाँ पे डीएनए भी है एंड यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट, आपको लाइक सैटेलाइट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड देयर। तो यहाँ पे वी हैव टू समवॉट, क्योंकि
एक्चुअली आपको डेफिनेशन वहाँ नहीं पता होगा। एंड एग्जाम लाइक कंडीशन में इतना दिमाग भी लगाना नहीं होता है कि आपको याद, अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो आपको नहीं याद आएगा। सो यू हैव टू गो विद द रूल्स, बिलीव इन द रूल्स। सम ऑफ द टाइम्स इट माइट गो रॉन्ग, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स रूल्स यहाँ काम करते हैं। एंड आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि आपको आपको यूज कैसे करना है रूल्स। ब्लाइंडली नहीं यूज करना है, हमें दिमाग लगा के, नॉलेज लगा के यूज करना है। तो फर्स्ट वे यूजिंग द नॉलेज कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, इस तरह की कुछ चीजें होंगी। तो देन वी आर उसके उसके बेसिस पे हम लोग फिर आगे नेविगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। नाउ अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, वेट अ मिनट, the medium enterprise are those with investments in the plants of machinery between 15 to 25 crores. Now यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्ट दिया हुआ है, एक्ट चांसेस है सही होने का, पर यहाँ पे एक और वैल्यू भी दिया गया है, देयर इज अ चांसेस कि इट माइट गो रॉन्ग, वी डोंट नो दिस। इफ यू डोंट नो दिस, आप अब इसको डाउटफुल रखिए। Now all bank loans to the micro, small and medium enterprises qualify under the priority sector. नाउ फर्स्ट इंस्टेंस में इफ यू गो कि आपको ऑल लिखा हुआ है, यू आर सेइंग कि ये एक बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत होगा। पर दिस इज द थिंग कि यू डू नॉट हैव टू गेट ट्रैप्ड। आपको यूपीएससी का ट्रिक कर रहा है, तो आप एक मिनट रुकिए। आपको बोल रहे ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, व्हाई नॉट? अगर आपको बोलेगा कि अगर कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन यहाँ पे अगर बोला गया कि इस एक्ट के तहत दिया गया था, तो आप और फिर आप फिर कोई डेटा दे दिया गया होगा, तो लेट सपोज वहां पे वो गलत होगा। पर अगर ये लिखा हो कि ऑल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव रिजर्वेशन, तो वो क्यों नहीं होगा? आप ऑल को देख के मत डर जाइए। एंड ऑल इज नॉट ऑलवेज करेक्ट और ऑलवेज रॉन्ग। आपको ये देखना है कि बात क्या बोला जा रहा है। ये मेन कंटेक्स्ट है कि सारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है कि नहीं। सो यू हैव टू फोकस ऑन कि व्हाट इज द कंटेक्स्ट, कि किस कंटेक्स्ट में बात बोला जा रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो 2 है, दिस इज ओके, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन 2। यहाँ पे हाउ इट इज करेक्ट, सी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू इज रॉन्ग। समटाइम्स इट हैपेंस कि काफ़ी ज़्यादा जो बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्ट उसमें सही होने का चांसेस होता है, पर यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, दिस इज़ रॉन्ग। एंड यहाँ पे ये आपको फँसाने के लिए बनाया गया था कि ऑल आपको दे दिया जा रहा है, पर देखिए कि उनका उनका जो मेन मोटिव यही है कि ऑलरेडी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को उनके जो वैल्यूएशन के हिसाब से ही उनको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन में डाला गया है। एंड जो मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज कि उनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखना ही है, ताकि उनको बैंक लोन मिल सके। So yeah, this is correct. This is correct and this is wrong. 72 with reference to central bank digital currencies, इसके बारे में पहले ही पूछा गया है, तो बी लिटिल बिट अवेयर कि ये प्रोबेबल टॉपिक्स है, नेक्स्ट ईयर्स भी आ सकते हैं ये सब। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर सिस्टम। या इट इज पॉसिबल पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल है पॉसिबिलिटी, क्यों नहीं होगी। A digital currency can be distributed. Now it is again can be. देखिए milder statements का chances ज़्यादा होता है, पर we'll study. A digital currency can be distributed with the condition programmed into it, such as the time frame for spending it. Why it cannot be? It can be. Very good. It is both the statements are correct. बिल्कुल mild statement है। देखिए when you are sometimes it happens कि हमें लगता है मैंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं पढ़ी है, तो मैं इसे कैसे करूंगी? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप पढ़िए, बहुत माइल्ड स्टेटमेंट्स, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देयर इज नथिंग अबाउट कि सब क्वेश्चन सबको नहीं आते हैं, हमें बस अगर मैंने भी पढ़ा होगा तो मैंने स्विफ्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, सेंट्रल बैंक सब के बारे में पढ़ा होगा, डिजिटल करेंसी के बारे में पढ़ा होगा, पर इट इज़ कि आपको कंटेक्स्ट पता है कि नहीं, आपने चीज़ों का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो एक्चुअल कंटेक्स्ट होता है, आपने वो पढ़ा है कि नहीं। तो आपको अगर पता है कि डिजिटल करेंसी मेक पेमेंट क्यों नहीं हो सकता है, और आपको ये प्रोग्राम क्यों नहीं किया जा सकता है, तो आपको अगर ये रीजनिंग आप लगा पाते हैं, दिस रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर अगेन 73 इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग। सी दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं कि इसी पेज में आई थिंक तीन, देर इज थ्री कि ऐसे टर्म्स वाले दिए गए हैं, और यहाँ पे आई थिंक एक और था यहाँ पे सी। सो दिस मेक्स द क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट। इस क्वेश्चन का प्लेसमेंट इज ऑल्सो वन थिंग, कि आपने यहाँ दिमाग लगाया, यहाँ बहुत दिमाग लगाया, अब यहाँ पे को फिर से मिल रहा है, एंड दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस। तो
यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे रूल यहाँ पे भी काम करेगा, इधर वन और ए, इफ यू आर नोइंग एनी वन तो आप गो विथ इट, अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ए और डी में से कोई एक चूज करिए, थिंक आप कौन सा क्या हो सकता है, एंड देन गो विथ इट. So it is a process of simultaneous buying and selling of an asset from different platforms. तो बीटा चांसेस ये तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो अगर हम ये तो प्रोसेस हमने पढ़ा था, पर इस प्रोसेस का नाम कभी बीटा होगा हमने ये नहीं पढ़ा था. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वी माइट हैव कम अक्रॉस कि ये तो कभी ना कभी हमने पढ़ा होगा कि ये बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, तो मे बी ये कुछ और होगा, पर अगर ये बीटा होता तो हम बीटा को पढ़े होते कभी. तो यहाँ पे ए तो मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं. देन बी इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड. सो दिस इज ऑल्सो नॉट कि ये भी नहीं होना चाहिए, लाइक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड. आई एम नॉट वेरी क्लियर, ये भी नहीं. मुझे ए और डी में से अगर चूज करना होगा, तो अगर ये मुझे थोड़ा आइडिया मैंने कहीं पढ़ा होगा, तो अगर अगर मैंने इसका डेफिनेशन कहीं पढ़ा है, तो ये टर्म कहीं ना कहीं आया होगा. तो अगर ये नहीं है तो आई गो विथ डी. The numeric value that measures the fluctuations of stock to changes in the overall stock market. I have not read about it, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं अगर अगर यहाँ पे गेस करना है, इट इज नॉट ब्लाइंड गेस. आपने ये सब चीज़ों को एलिमिनेट कर लिया है, ये सब चीज़ों को एलिमिनेट कर लिया, अपने रिस्क अपने बेसिकली यू हैव मूव्ड विथ अलोंग विथ नॉलेज, और आपने थोड़ा रूल भी लगाया, तो आपको लग रहा है कि आपका ऑप्शन जो डी है वो चांसेस ज़्यादा सही होने का है. देन गो विथ इट. अदरवाइज आई वुड से एग्जाम हॉल सिचुएशन में दिस नियरली इम्पॉसिबल कि आपको ये पता चल जाए. रूल्स अगर आपके काम नहीं करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर इसीलिए ही बना था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अननोन टर्म्स थे, आपको बहुत सब कुछ बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था. एंड दैट इज वाई इट इज सेड कि आप रीजनिंग लगाने पे ज्यादा फोकस करिए. आपका रीजन जितना अच्छा होगा, जितना आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होगा, उतना आपका अच्छा रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रीजन से ही बन रहे हैं. बहुत कम ही क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़ा होगा एंड स्ट्रेट अवे गोइंग एंड टेकिंग इट. सो रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन. ये तो पहले आपका जीएस वन में भी रीजनिंग काफी अब हो रहा है, जीएस टू में तो है ही रीजनिंग, आई मीन सी सैट में. Then it's question number 74. The self-help groups program originally was initiated by the State Bank of India. देखिए यहाँ पे ये एक डेटा फैक्ट दिया जा रहा है, सीधे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था. दिस इज चांसेस कि ये गलत हो. एंड बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड, ये तो सही है, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चांसेस इज लाइक इट मे नॉट बी करेक्ट. Next is in all SHG, in an SHG, all members of the group take responsibility for a loan that an individual member takes. तो all members में मत घबराइए, यहाँ पे context देखिए कि बोला जा रहा है कि सारे जो लोग होते हैं वो responsibility है लोन के, then this is correct. इसी वजह से SHG को ज़्यादा लोन का chances होता है कि they get a loan. Now the regional rural banks and scheduled commercial banks support SHG. बिल्कुल mild statement है, बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है. Why will not they not support? They will support. ठीक है, अच्छी बात है. And this is only two. Now 75 says, okay, there was one question I have discussed earlier. जैसे ये question था, wait, I'm showing you. Yeah, see, question number 46. तो 46 में what happened? There was यहाँ पे ऑप्शन टू टू सही है, पर देर इज सी व्हाट आई हैव. मैंने पहले बताया था कि ये तो आपको वन जो है वो गलत है, पर देर इज सी. दिस इज द ट्रिक विच यूपीएससी प्लेस्ड. एंड व्हाट हैपेंड कि मिलिंदा, जो मिलिंदा पन्ना है, उन्होंने नागसेना ने लिखा था, नॉट नागार्जुन. तो आई मिस रेड इट, एंड दिस इज नागार्जुन वाले, ये गलत है. सी दिस इज ऑल्सो हाउ यूपीएससी ट्रिक्स यू, कि ये आपको पता है, बिलन आपको पता है, आपने देवी चंद्र गुप्ता भी आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, पर यू नो कि ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बहुत बार आ चुका है. एंड दिस इज यूपीएससी ने बताया, नागार्जुन ने नहीं लिखा था, वो नागसेना ने लिखा था. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो यूपीएससी इज टेस्टिंग कि आपको ये दोनों पता है या नहीं, बिकॉज ये दोनों हमें नहीं पता था. एंड दिस इज वेरी हाई चांसेस कि ये दोनों के सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इस केस में, क्योंकि चार में से दो ही सही होंगे. एंड इफ यू आर नोइंग कि दिस इज रॉन्ग, सो एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो यू कैन गो विथ दीज टू. सो यहाँ पे नागार्जुन नहीं होगा, ये नागसेना होगा. ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन.
जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 75. Now, statement 1 says India's public sector health care system largely focuses on, largely बोल रहा है, not surely completely ऐसा नहीं है, तो largely focuses on curative care with limited preventive and promotive rehabilitative care. थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट माइल्ड भी है एंड ये बात सही बोला कि हम लोग क्यूरेटिव केयर पे ज्यादा फोकस करते हैं, लिमिटेड प्रिवेंटिव पे और प्रोमोटिव रिहैबिलिटेटिव पे वही लिमिटेड करते हैं. सो दिस हैज अ प्रोबेबिलिटी कि दिस इज करेक्ट. नाउ इट सेज इंडिया, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, इंडिया का डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल माइल्ड है और सही है. पर क्या यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट से बोलते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज माइल्ड इनकरेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो माइल्ड इनकरेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. ये तो बोल रहा है कि प्रिवेंटिव, ये हमारे क्यूरेटिव केयर ज्यादा है पर ये प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव नहीं है. पर क्यों नहीं है वो तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Both the statement and statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Now 76. According to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. Now देखिए ये रिपोर्ट होने चांसेस गलत होने के होते हैं, पर आपका मेन बात यहाँ बोला जा रहा है इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर. सी मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स होता है कि अगर ये रिपोर्ट वगैरह कुछ दिया हुआ होता है तो फिर यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ये गलत हो सकता है मे बी. तो दिस इज ऑल्सो व्हाट वाज मेकिंग दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट. लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे यूपीएससी इज ट्रिकिंग कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये रिपोर्ट के बारे में पता हो. आपको नेक्स्ट आपको देखिए ट्रैप यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, ट्रैप लगा हुआ था स्टेटमेंट 2 में. यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया, यहाँ पे तो पहले स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर ग्राउंड वाटर, मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर. तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ये दिया हुआ है वैल्यू क्वांटिटी दिया हुआ है, पर एक्चुअली ये बात सही है कि इंडिया बहुत ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट करता है of the world's groundwater में से बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करता है. दिस स्टेटमेंट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट, बट स्टिल हम लोग इसको डाउटफुल रखेंगे. बट स्टेटमेंट 2 पढ़िए, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर. यहाँ पहले बोल रहा है कि आपका बहुत एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि हम ये बहुत गलत कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो नाउ इट सेज कि इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ग्राउंड वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory. Now this is completely absurd. Completely absurd. आप खुद सोचिए, वाई विल इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर ग्राउंड वाटर? क्यों हम लोग ट्रीटमेंट पे, क्यों हम लोग बेटर, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हम लोग वो क्यों नहीं फोकस कर सकते? वाई डू वी नीड टू एक्सट्रैक्ट? सब ग्राउंड वाटर से ही निकालना क्यों जरूरी है? थिंक. दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई योर रीजनिंग. ये नहीं पढ़ा होगा आपने कहीं भी, ये कहीं पे आप कैसे आप इस चीज को सोच सकते हैं? पर आप ये सोचिए कि क्यों हमें ग्राउंड वाटर और क्यों स्टार्ट करना है अपने ड्रिंकिंग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए? हम पानी अगर रीयूज रिड्यूस रिसाइकल करेंगे तो वाई कांट वी डू दैट? तो थिंक कि आप एक, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर बनिएगा तो ये तो बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल है. दिस इज कम्प्लीटली कम्प्लीटली रॉन्ग. तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो अगर ये गलत है, स्टेटमेंट सुनिए बिल्कुल ध्यान से, अगर ये गलत है, यहाँ पर डेफिनेटली यू डोंट नो कि दिस इज करेक्ट और नॉट. वी हैव अ डाउट, वी डोंट नो दिस इज करेक्ट और नॉट, बट दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी. सो दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. नाउ हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जहां बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. यहाँ पे बोला दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट जहाँ बोलते हैं स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. तो आपको ये नहीं भी पता है, देन ऑल्सो यू कैन गो विथ स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज क्वेश्चंस. Question number 77. According to the Constitution of India, the central government has the duty to protect the states from internal disturbance. Very good, it is correct. Straightforward political question है. The Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. ठीक है, ये भी सही है, ये भी होता है कि लीगल का अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वहाँ पे लीगल काउंसिल आपको मिल सकता है वहाँ पे. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट.
According to Prevention of Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. Okay, this is little bit of डाउटफुल. यहाँ पे एक्ट सही दिया होगा पर एक्ट का कंटेक्स्ट देखिए, एक्ट सही देता है पर एक्ट का कंटेक्स्ट में भी क्या बोला है, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस. क्यों? अगर टेररिज्म का एक्ट है, यहाँ पे कोई नॉर्मल एक्ट नहीं है, टेररिज्म का एक्ट है, तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है टेररिज्म एक्ट पे तो उनका उनका एविडेंस क्यों नहीं होगा कैलकुलेट वहां पे? आई मीन कन्फेशन को क्यों नहीं हम मानेंगे एज एविडेंस? आई रिमेम्बर एज फार एज कि जब वो मुंबई का अटैक हुआ था 26/11 का, तो देर द पुलिस वो जो कसाब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके दैट वाज यूज्ड एज एविडेंस. सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ मेमोरी कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग. अगर टेररिज्म का एक्ट इतना ग्रेव एक्ट है, आप खुद भी सोचिएगा, अगर इतना ग्रेव एक्ट है तो पुलिस में जो कन्फेशन, पुलिस के सामने जो कन्फेशन हुआ होगा उसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाना चाहिए अगर टेररिज्म का एक्ट है तो. अगर कोई और सिविल मैटर है या दूसरा क्रिमिनल मैटर पे तो उसमें चांसेस अलग होंगे, पर यहाँ पे इट इज अ वेरी एक्सट्रीम टेररिज्म का एक्ट, तो दिस इज चांसेस कि इट इज रॉन्ग एंड दीज टू आर करेक्ट. सो ऑल थ्री नहीं होगा, यहाँ पे टू ओनली होगा. क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ, देखिए यहाँ पे कंटेक्स्ट आपको देते हैं, सफरिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस एंड वाज इन न्यूज, very important, and was in news in the recent past for its very severe famine. Now it says, कि कौन सा ऐसा कंट्री है. नाउ लेट्स सपोज कि देखिए आपको जो अफ्रीकन कंट्रीज है और जो यूरोपियन कंट्रीज है, मेजोरिटी जितने भी सारे कंट्री जो भी आपको न्यूज में आ रहे हैं, गेट अ मैप एंड उनको उनको बहुत ध्यान से देखिए. बहुत सारे कंट्रीज इट वाज इन न्यूज. कौन सा न्यूज? अंगोला, देन कोस्टा रिका, इक्वाडोर एंड सोमालिया. सी, सोमालिया इज इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो सोमालिया यहाँ पे इट इज समवॉट इट इज लाइक दिस. तो यहाँ पे सोमालिया है. एंड सोमालिया यहाँ पे क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि बहुत सारे जो पायरेट्स हैं, दे आर अटैकिंग शिप्स. जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला, वो जो रेड सी वाला इलाका है, बहुत उसमें पायरेट्स होते हैं. तो यहाँ पे सोमालिया है. एंड व्हाट हैपेंस कि देयर इज, ये बोला जाता है कि क्योंकि वहाँ पे इंटरनल स्ट्राइक बहुत ज्यादा है, फूड शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा है एंड पीपल नॉट गेटिंग टू ईट. अगर वो नहीं लेंगे तो व्हाट विल दे ईट? सो इंटरनल डिस्टर्बेंस होने के कारण इट इज हैपनिंग कि पायरेट वाला कंडीशन बहुत ज्यादा है उधर. दैट इज वाई ये सोमालिया बहुत न्यूज में था एंड जो ट्रेड वाज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज पायरेट्स. सो दैट इज वाई सोमालिया वाज अंडर, की काफी ज्यादा न्यूज में है. एंड ये काफी लाइक यू हैव टू डिड्यूस हाउ कि अंगोला नहीं है इतना फूड शॉर्टेजेस. चलिए वहां पे देर आर सम सिविल कुछ होता होगा पर इतना ज्यादा नहीं है. वाज इन न्यूज, दिस इज नॉट इन न्यूज. कोस्टा रिका वाज आल्सो नॉट इन न्यूज. कोस्टा रिका इज आल्सो देयर, पर यहाँ पे इतना फूड शॉर्टेजेस एंड सिविल स्ट्राइफ एंड ऑल दीज नहीं होगा. बहुत सारा चांसेस है कि इस तरह का डेफिनेशन कोई एक अफ्रीकन कंट्री में होगा, और जो वो अफ्रीकन कंट्री आपका या तो साहेल रीजन वाला होगा या तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला. एंड समवेयर इट इज लाइक दैट ओनली कि जो या तो इंडियन ओशन को कहीं टच कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो थोड़ा लाइक न्यूज में होने का चांसेस है बिकॉज ऑफ इट, कि काफी जो वर्ल्ड है वो इट इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट. Now, question number 79 says, in India, the Biodiversity Management Committee are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ही होगी रियलाइजेशन के लिए, ऑब्वियसली इट इज करेक्ट. देखिए बाइंडिंग नहीं बोला यहाँ पे, बस बोला है कि आर द की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. तो ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? आर द की बहुत माइल्ड स्टेटमेंट है. की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है. Now, the Biodiversity Management Committee have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई भी इसमें एडवर्स स्टेटमेंट नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन बताएंगी. अब वो उनका काम क्या होगा? अगर ये नहीं बताएंगे तो और करेंगे क्या वो? बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने की कमेटी है, तो वो बताएंगे क्या फीस होना चाहिए, क्या कैसे बेनिफिट शेयरिंग होगा, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जुरिस्डिक्शन उनका क्या है. तो ये मैनेजमेंट कमेटी मैनेज करने वाली कमेटी बताएगी. इट इज फाइन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ सी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 80.
देखिए एक पेज का क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन है सी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड इट एंड्स टिल हेयर, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें फिर इसके आगे। नाउ इट सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ पढ़ने में तो बहुत सिंपल लगेगा कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हम सबने पढ़ा है। नाउ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पूछ क्या रहे हैं। नाउ सी, द मेंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड टू either house of the parliament or the legislative assemblies of the states are also eligible to be included in the electoral college। तो we know this is incorrect, we know this, ये definitely बिल्कुल ही इसे आप हटा दीजिए। तो आप अगर हटा देते हैं तो ऑल फोर तो नहीं होगा, दिस इज गॉन। नाउ सी, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव assembly states seats, higher is the value of vote of each MLA of that state। We know, we don't know, let's suppose we don't know, doubtful। The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala। We don't know, we don't know this also। अब देखिए how it is creating a pressure। आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता, ये नहीं पता, आप बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि इतना प्रेशर में बच्चा इसको छोड़ देगा और समझेगा कि मुझे नहीं आता है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन, इट इज अनसॉल्वेबल। नेवर एवर डू दिस। आई एम टेलिंग एवरी क्वेश्चन हैज सर्टेन सॉल्वेबिलिटी। हर एक क्वेश्चन एक पैटर्न में बनाया गया है ताकि आप उसको सॉल्व करने से पहले आप हार मान जाइए, बट डोंट डू दिस। एवरी क्वेश्चन जो होता है देर इज सम हिंट्स और सम लिंक्स। इतने बड़े क्वेश्चन में आप सोचिए कि अगर लिंक नहीं देगा यूपीएससी तो वो कैसे कैसे बच्चे पास करेंगे। सी यहाँ पे क्या लिंक दिया हुआ था, सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट, अगर फोर्थ स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो सेकंड थर्ड को मैनेज करना, उसको रिड्यूस करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता। पर लेट्स सी कि क्या बोला जाता है फोर में, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी, हटा दीजिए पुडुचेरी इसमें अभी, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जो दो जगहों को कंपेयर किया गया है और बोला गया है बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन द पुडुचेरी इज ग्रेटर देन कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो जगहों के एमएलए को कंपेयर किया जा रहा है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए को कंपेयर किया जा रहा है, एंड इट इज सेइंग कि बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स, यानी कि अगर यानी कि रेशियो के बेसिस पे कोई वैल्यू डिसाइड किया जा रहा है, रेशियो किसका, टोटल पॉपुलेशन का और इलेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स। तो अगर इस तरीके से अगर कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ बस बोला कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट। तो 2 and 4 कैन नॉट गो टुगेदर। तो अगर 2 and 4 नहीं जा रहा है साथ में तो आपका जो ये होगा कि ईदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो आपका ये आपका चांसेस हो रहा है कि ठीक है अगर ये सही है तो ये तो गलत होगा। तो ये आपका ये स्टेटमेंट गलत है। वैल्यू ऑफ वोट किसी प्रपोर्शन में निकाला जा रहा होगा, आप खुद सोचिए, और दोनों में से आपको चूज करना है। वैल्यू ऑफ वोट कोई प्रपोर्शन में निकाला जा रहा होगा, ना कि सिर्फ नंबर ऑफ कितने इलेक्टिव सीट्स है, वैसे नहीं होता है। तो इफ यू हैव रेड लक्ष्मीकांत आपको थोड़ा तो आइडिया होगा क्योंकि रेशियो में कुछ होता है, चीजों को हम लोग निकालते हैं। अब अगर टू, अगर आपका देखिए टू गलत है, नाउ आप थर्ड में आइए, तो आपका ओनली थ्री तो नहीं होगा। एंड मूविंग अहेड, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरला। यहाँ पे आपका बोला गया है कि मध्य प्रदेश और केरला, एंड यहाँ आपका बोला गया है पुडुचेरी अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये भी ऐसे इस वजह से है। आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश और केरला में से किसका जो रेशियो है ये किसका ज्यादा होगा। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको ये पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। पर हाउ यू हैव टू रिड्यूस, देखिए यहाँ यहाँ पे दो कंपैरिजन दिया हुआ है, यहाँ पे दो कंपैरिजन दिया हुआ है, और देर इज मेजोरिटी द चांसेस कि अगर दो सिमिलर स्टेटमेंट है, यहाँ पे सिमिलर इन सेंस की कंपैरिजन है दोनों का, मध्य प्रदेश और केरला का कंपैरिजन है या पुडुचेरी अरुणाचल प्रदेश का कंपैरिजन है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट आप देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बिकॉज के पहले आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आपका कॉपी किया हुआ है, बस जगहों को पलट दिया गया है। तो ईदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, क्योंकि आपका ये सही है, दोनों में से कोई एक ही सही होना है। और अगर ये आपने इसके बेसिस पे इसको गलत कर दिया है तो ये ही सही होने का ज्यादा चांसेस है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा लास्ट होगा 81 to 100 विल डिस्कस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।